सम्राट को जब ये सूचना मिली कि आम्रपाली ने कल रात राजा रक्षपाल के साथ अपना दायित्व निभाया था, तब से सम्राट पागल हुए जा रहे थे। वो और अंतेनाग घोड़े पर सवार होकर हवा को चीरते हुए महल की तरफ दौड़े जा रहे थे। तभी अचानक एक घुड़सवार उनके सामने आकर रुक गया। उन दोनों ने तुरंत अपनी गति पर नियंत्रण किया। दोनों घोड़ों ने जोर से हिनहिनाते हुए अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए। धूल के गुबार में से एक घुड़सवार बाहर आ रहा था। सम्राट ने मन में सोचा, ये अपनी मौत की तरफ कौन बढ़ा चला आ रहा है। सम्राट और अंतेनाग ने अपनी अपनी तलवार उस घुड़सवार की तरफ कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इधर से ये दोनों आगे बढ़ रहे थे और सामने से वो घुड़सवार आ रहा था। जैसे जैसे धूल का गुबार नीचे बैठता जा रहा था, वैसे वैसे दोनों को और साफ नजर आ रहा था। तभी घुड़सवार सम्राट के सामने आ गया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। सम्राट और अंतेनाग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन है जिसने उनका रास्ता रोक दिया। सम्राट उस घुड़सवार के सामने खड़े थे और अब अंतेनाग उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। सम्राट कठोर आवाज में कहते हैं, कौन हो तुम? ये सुनते ही उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। सम्राट उसका चेहरा देखकर कहते हैं, स्वर्णसेन तुम? स्वर्णसेन तुरंत घोड़े से नीचे उतर आए और कहते हैं, सम्राट आप ये क्या करने जा रहे हैं? तो सम्राट ने कहा, वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। स्वर्णसेन सम्राट की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, नहीं सम्राट, ऐसा मत कीजिए। इसमें महाराज और महारानी की भला क्या गलती है और वैशाली की जनता की भी क्या गलती है जो आप उन्हें सजा देने जा रहे हैं? सम्राट लाल आंखों से स्वर्णसेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिर किसकी गलती है? एक स्त्री पर अत्याचार करने वाले महाराज को आज उनकी गलती का एहसास होना ही चाहिए। ये कहकर वो फिर से तेजी से घोड़े के करीब पहुंचे और उन्होंने अपनी तलवार फिर से निकाल ली। स्वर्णसेन समझ गए कि आज सम्राट किसी की नहीं सुनेंगे। आज वैशाली का विनाश निश्चित है। सम्राट की आवाज से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा संग्राम शुरू होने वाला हो। सम्राट अपने घोड़े पर वापस जाकर बैठ गए। स्वर्णसेन सम्राट के नजदीक आकर कहते हैं, मेरी बात तो सुनिए सम्राट, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो सम्राट स्वर्णसेन की बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी स्वर्णसेन ने अपना घोड़ा उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सम्राट और स्वर्णसेन के घोड़े आमने सामने पैर उठाकर खड़े हो गए और जोर से हिनहिनाने लगे। सम्राट ने अपनी तलवार सामने लाई और उसे स्वर्णसेन की ओर दिखाते हुए उन्हें अपनी लाल आंखों से घूरने लगे। स्वर्णसेन सम्राट का ये रूप देखकर घबरा गई। अंतेनाग ने ये देखकर मन में सोचा, सम्राट के सिर पर इस समय युद्ध सवार है, वो स्वर्णसेन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और उन दोनों के पास पहुंचकर कहा, शांत हो जाइए सम्राट। तभी युवराज स्वर्णसेन ने कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि फिर भी आपको लगे कि आपको वैशाली पर हमला करना है तो आप कर लीजिएगा। सम्राट ने घूरकर युवराज को देखा, फिर अंतेनाग को देखा। अंतेनाग ने आंखों से सम्राट की तरफ इशारा किया। सम्राट अपना घोड़ा एक वृक्ष के नीचे ले गए। उनके पीछे पीछे स्वर्णसेन और अंतेनाग भी आ गए। वो तीनों घोड़े से नीचे उतर आए। स्वर्णसेन ने कहा, सम्राट ये सोचिए कि महाराज को कहाँ पता कि आप मगध के सम्राट बिंबिसार हैं। वो तो आपको महज एक व्यापारी ही समझते हैं, अन्यथा आपके समक्ष वो इतना साहस कहाँ दिखा पाते। सम्राट ने अंतेनाग की तरफ देखा और कुछ सोचने लगे। तो स्वर्णसेन ने कहा, सम्राट आपको तो ज्ञात ही है कि नगरवधु की प्रथा वैशाली में सदियों से चली आ रही है और इसी से वैशाली के निर्वहन के लिए राजकोष में धन आता है। महाराज का दायित्व है वैशाली को अच्छे से संचालित करना और इसके लिए धन की आवश्यकता होती ही है, अन्यथा और क्या कारण होगा जो महाराज जैसे सज्जन व्यक्ति आम्रपाली को इस कृत्य के लिए विवश करते। और उनके राजकाज के कार्य में हम भी कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, इसलिए हम भी उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। स्वर्णसेन सम्राट के पास आकर कहते हैं, हमारे पास एक योजना है जिससे हम आम्रपाली को यहाँ से निकाल सकते हैं। सम्राट बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वर्णसेन की बात सुन रहे थे। स्वर्णसेन ने कहा, सम्राट हम पर विश्वास कीजिए, आप एक मित्र की तरह सदा हम पर विश्वास करते आए हैं, हम एक बार और आजमा कर देख लीजिए। ये सुनकर सम्राट और अंतेनाग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जहां एक तरफ स्वर्णसेन सम्राट को उनके आक्रोश पर काबू करने के लिए मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुकुंदा सोम की हालत देखकर परेशान थी। सोम रसोई में खड़ा खुद को कोस रहा था कि वो आम्रपाली के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो पात्र से अपना सिर पीटे जा रहा था।
बाहर खिड़की से झांक रही मुकुंदा उसे देखकर परेशान हो रही थी। मुकुंदा मन ही मन कहती है, इस तरह से तो सोम अपना बुरा हाल कर लेगा। इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है जो उसे संभाल सके। ये सोचकर मुकुंदा खिड़की से निकलकर एक गलियारे में पहुंच गई। उसके दिमाग से सोम की हालत निकल ही नहीं पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कोई ना कोई उपाय तलाशना ही होगा, नहीं तो सोम कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। ये सोचते सोचते वो वापस रसोई की तरफ चल दी। उसने एक बार फिर से खिड़की में झांक कर देखा। सोम अभी भी दीवार से टिका हुआ था। फिर मुकुंदा ने आगे बढ़कर रसोई के द्वार पर दस्तक दी। सोम ये आवाज सुनते ही घबरा गया और कुछ पल के बाद आंसू पोंछकर खुद को संभालते हुए उसने द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही मुकुंदा तुरंत रसोई में प्रवेश कर गई। सोम उसे देखकर एक पल को घबरा सा गया। सोम मुकुंदा की तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ? मुकुंदा सोम को देखकर मन में कहती है, कितना बड़ा कलाकार है ये सोम। अपनी भावनाओं को पल भर में छुपा लिया इसने। अभी कुछ पल पहले कैसे बिलख रहा था और अब देखो एक सामान्य सी स्त्री जैसा दिख रहा है। मुकुंदा ने कहा, हाँ सुलोचना, हम राजकाज के सिलसिले में जरा अपने राज्य चले गए थे और हमें पता चला कि यहाँ आम्रपाली पर आफत टूट पड़ी है। आम्रपाली का नाम सुनते ही सोम के चेहरे पर परेशानी के भाव फिर से आ गए। मुकुंदा सोम का माथा देखकर कहती है, ये लाल कैसे हो रहा है तुम्हारा माथा? सोम घबराकर कहता है, वो ऐसे ही। तो मुकुंदा ने कहा, सुलोचना क्या छुपा रही हो तुम हमसे? तो सोम ने कहा, कुछ भी नहीं। मुकुंदा सोम की आंखों में देखकर कहती है, सुलोचना जो तुम हमसे छुपा रही हो वो सब हम अच्छे से जानते हैं। छुपाने का अब कोई लाभ नहीं है सुलोचना। सोम ने मन में सोचा, मुकुंदा को कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि मैं यहाँ एक स्त्री भेष में रहता हूँ। तो सोम ने कहा, इस समय सभी आम्रपाली को लेकर चिंतित हैं, सो मैं भी उन्हीं के बारे में ही सोच रहा था। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मुकुंदा सोम के पास आई और कहती है, ये तुम अच्छे से जानते हैं सोम। सोम मुकुंदा के मुंह से अपना नाम सुनकर भयंकर तरीके से चौंक गया। वो अचानक घबराते हुए मन में कहता है, मुकुंदा को मेरा ये नाम कैसे पता है? यहाँ तो सब हमें सुलोचना के नाम से ही जानते हैं। कहीं इन्हें हमारी असलियत का पता तो नहीं चल गया सच में? ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जहाँ एक तरफ सोम ये सोच रहा था कि मुकुंदा को उसकी असलियत तो नहीं पता चल गई, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी फिर से चिंतित थी। महारानी को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि आचार्य को मगध में किसने पत्र लिखा था। तब तक उसके पास एक और धमकी भरा पत्र आ गया और अब उन्हें इस बात की शंका सता रही थी कि आम्रपाली इतनी आसानी से दायित्व निभाने को कैसे मान गई। महारानी महल के बगीचे में चहलकदमी करते हुए सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, नहीं तो आम्रपाली जैसी जिद्दी स्त्री इतनी आसानी से कैसे मान गई। महारानी एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई और कहती हैं, रक्षपाल जी जिस तरह से कल रात की कहानी सुना रहे थे उस पर विश्वास कैसे करें हम? वो काम कला में इतनी माहिर कैसे हो सकती है? ये तो उसकी प्रथम भेंट थी। प्रथम भेंट में तो स्त्री के पास झिझक और शर्म के अलावा कुछ नहीं होता। तो इस आम्रपाली में इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई कि पहली रात में ही वो काम कला में पारंगत हो गई? ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो आम्रपाली की बात कर रहे हो। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव बार बार आ रहे थे। वो मन ही मन कहती हैं, कुछ तो रहस्य जरूर है इसमें, लेकिन क्या हो सकता है भला? महारानी फिर से तेज तेज टहलने लगी। उनकी बेचैनी अब बढ़ गई थी। उनके मन में संशय घर कर गया था कि हो ना हो कोई तो गहरा रहस्य है इसमें जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अन्यथा आम्रपाली विद्रोह कर देती, पर दायित्व निभाना कभी स्वीकार नहीं करती। एक तरफ महारानी ये सोचकर चिंतित थी कि आम्रपाली इतनी आसानी से अपना दायित्व कैसे निभा गई, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्णसेन सम्राट को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट और स्वर्णसेन खुले मैदान में चल रहे थे। सम्राट का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो स्वर्णसेन से कहते हैं, स्वर्णसेन तुमने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए कैसे देख लिया? आम्रपाली तुम्हारी भी तो अच्छी मित्र है ना? स्वर्णसेन सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, सम्राट बिल्कुल वो हमारी मित्र है, हमें भी उनकी बहुत चिंता है, किंतु हमारी मजबूरी है कि हम राजकाज के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। एक तरफ हमारे माता पिता और हमारा राज कर्तव्य है और एक तरफ हमारी मित्र और हमारा मानव कर्तव्य। तो सम्राट ने कहा, तो क्या तुम तब तक हाथ पर हाथ रखकर सब कुछ देखते रहोगे जब तक कि आम्रपाली के साथ और कुछ बुरा ना हो जाए और हम कोई कठोर निर्णय भी ना ले सके?
तो स्वर्णसेन ने सम्राट के सामने खड़े होकर कहा, बिल्कुल नहीं सम्राट, सदियों से चली आ रही इस प्रथा को हम एकदम से समाप्त नहीं कर सकते, किंतु हमने भी ठान लिया है कि 1-2 दिन में आम्रपाली को यहाँ से जरूर निकाल देंगे। आप हमारा विश्वास कीजिए। सम्राट ने कहा, विश्वास तो हम आप पर बहुत पहले से करते आए हैं और करते भी हैं, किंतु अब हमारा विश्वास यहाँ पर सबसे टूटता ही जा रहा है। तो स्वर्णसेन ने कहा, सम्राट, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम आम्रपाली को यहाँ से निकालने में आपकी पूरी सहायता करेंगे, ये वचन है हमारा। हम भी आम्रपाली को अब इस नर्क के कुएं में जाते हुए नहीं देख सकते। हम जानते थे कि जब लोगों के मुंह से आप ये सारी बातें आज सुनेंगे तो आपका खून हमारे खून से भी ज्यादा खौल उठेगा और आप कोई कठोर कदम अवश्य उठा लेंगे। इसलिए हम यही सोचकर यहाँ आए थे कि आम्रपाली को आजाद करना अब हमारा कर्तव्य है। आम्रपाली सीधे सीधे यहाँ से भाग निकले, वो भी नगर वधू पद को समाप्त किए बिना, ऐसा होना असंभव है। वो कदापि नहीं मानेगी, लेकिन आपसे मिलाने के बहाने हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे, इसका हम आपको वचन देते हैं। सम्राट को स्वर्णसेन की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, स्वर्णसेन, वचन देने से पहले एक बार अच्छे से विचार कर लीजिए। यदि आपका वचन टूट गया तो ये वैशाली भी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। हम विवश हो जाएंगे आम्रपाली को बचाने के लिए। हमें ये भूल जाना पड़ेगा कि हमारे सामने आपका परिवार और आपका राज्य है। ये कहकर सम्राट वापस घोड़े की तरफ चले गए और उस पर सवार होकर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो जाने लगे। उनके पीछे पीछे अंतनाग भी चला गया। स्वर्णसेन वहीं पर खड़े खड़े उन दोनों को बस देखे जा रहे थे। जहां एक तरफ स्वर्णसेन ने सम्राट को वचन दे दिया था कि वो आम्रपाली को वैशाली से निकालने में मदद करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सोम ये सोचकर चिंतित था कि मुकुंदा को उसका नाम कैसे पता चला। मुकुंदा के मुंह से सोम सुनकर वो चौंक गए। वो मनी मन घबरा रहे थे कि यदि मुकुंदा ने उनकी असलियत सभी को बता दी तो उसे नीलपद महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोम घबराकर मुकुंदा की तरफ देख रहा था। तभी मुकुंदा ने कहा, सोम, अब ये रहस्य अब तुम हमसे छुपा नहीं सकते कि तुम एक स्त्री के भेष में पुरुष हो। ये सुनते ही सोम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति को कैसे संभाले। वो एकदम शांत दिख रहा था, किंतु उसके अंदर भय नामक समंदर की लहरें उमड़ रही थी। मुकुंदा ने कहा, तुम्हें ये सुनकर घबराहट तो हो रही होगी ना, और मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता ये सब। सोम ने आंखें उठाकर मुकुंदा की तरफ देखा तो मुकुंदा ने कहा, मेले में जिस तरह तुमने बल का प्रदर्शन किया था वो कोई स्त्री नहीं कर सकती, और उस दिन हमने तुम्हारे मुख से पुरुष की आवाज सुन ली थी। हम उसी दिन समझ गए थे कि तुम स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष हो। सोम आश्चर्यचकित था। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर आम्रपाली को पता चल गया कि मुकुंदा को मेरी असलियत का पता चल चुका है तो वो और तनाव में आ जाएंगी। तभी मुकुंदा ने कहा, और आम्रपाली भी जानती है कि हमें तुम्हारा ये सत्य पता है। तो सोम ने मन में कहा, क्या आम्रपाली ये जानती है कि मुकुंदा हमारे बारे में सब कुछ जानती है? तो उन्होंने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? सोम समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर रसोई में शांति रही। मुकुंदा के मन में जो सवाल बार बार उठ रहे थे वो उसने सोम से पूछने का मन बना लिया था। सोम अभी भी सदमे में था कि उसका सच सामने आ चुका है कि तभी उससे भी बड़ा पहाड़ उसके सिर पर आकर टूट पड़ा। मुकुंदा सोम के नजदीक गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, सोम, क्या तुम आम्रपाली से प्रेम करते हो? ये सुनते ही सोम को चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया। एक तरफ जहां सोम समझ नहीं पा रहा था कि मुकुंदा को उसके प्रेम के बारे में कैसे पता चल गया, और कहीं इस बारे में वो आम्रपाली को तो नहीं बता देगी, कहीं आम्रपाली को भी तो नहीं पता चल गया। तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली पूरी तेजी से अपने कक्ष से भागती हुई निकल रही थी। सामने से आ रही सरना ने आम्रपाली के चेहरे पर तनाव के भाव देखे और उसे ऐसे भागते हुए देखकर उसने उससे पूछा, क्या हुआ देवी? आम्रपाली ने बिना कोई जवाब दिए सरना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो सरना। सरना ने कहा, मगर कहाँ? आम्रपाली आंखों में गंभीरता लिए हुए कहती है, भानु प्रताप जी से मिलने। सरना आम्रपाली का मुंह देखती रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक आम्रपाली भानु प्रताप से मिलने क्यों जा रही थी। आखिर आम्रपाली भानु प्रताप से अचानक क्यों मिलना चाह रही थी? क्या स्वर्णसेन सम्राट को दिया वचन पूरा कर पाएंगे? क्या सोम मुकुंदा को बता देगा कि वो आम्रपाली से प्रेम करता है? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।